हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के साथ हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में नेशनलिज्म इन यूरोप इसके साथ उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर के बारे में बात करेंगे बाद में। पहले हम लोग वर्ल्ड की जो बेस्ट टीमें हैं फुटबॉल की उनके बारे में बातचीत करते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि वर्ल्ड की बेस्ट फुटबॉल टीमें कौन कौन सी हैं? कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे कि आज फुटबॉल के बारे में बातचीत क्यों हो रही है। तो मैं फुटबॉल के माध्यम से यूरोप के बारे में बातचीत करना चाह रहा हूँ। हम जिन देशों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, वो देश आज भी किसी न किसी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी इम्पोर्टेंस है। और जो हम इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे तो उस टाइम में भी इन देशों का इम्पोर्टेंस था, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। जैसे पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, इंग्लैंड, ये सारे देश वो देश हैं। देखिए, मैं एक बार आपको मैप दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे। पहले मैप मैं समझता हूँ ज़रूरी है, ताकि एक बार आप लोगों के भी ध्यान में आ जाए कि हाँ, वास्तव में सर जो बात कह रहे हैं वो ठीक बात है। थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें। देखिए, ये आपका पुर्तगाल है फुटबॉल की टीम। ये आपका स्पेन है फुटबॉल की टीम। ये फ्रांस की टीम है आपकी। ये बेल्जियम और नीदरलैंड, ये वाला पोर्शन इसमें बेल्जियम का है, ये नीदरलैंड का है। फिर आपका ये इटली हो गया, ठीक है ना। तो ये वो टीमें हैं जो आज भी वर्ल्ड में फुटबॉल की बेस्ट टीमों के रूप में जानी जाती हैं। और हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो हमारे ध्यान में आता है कि इस चैप्टर में ये जो मैंने सर्किल किया हुआ है, ये देश उस समय भी महत्वपूर्ण थे और इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैप में समझना भी एक बार ज़रूरी है बहुत। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की। फुटबॉल टीमों के रूप में आज ये देश बहुत ही प्रसिद्ध हैं। फ्रांस की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि अभी लेटेस्ट वहाँ से एक लड़ाकू विमान आया है, राफेल, जो ये बताता है कि फ्रांस आज भी टेक्नोलॉजी में कितना आगे है हम लोगों से, हमसे नहीं अन्य देशों से भी कितना आगे है। उस समय भी आगे था। जब राष्ट्रवाद की बात करें तो हमने 9th में भी पढ़ा कि 1789 की जो क्रांति हुई, जो रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, वहाँ से यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। तो उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है फ्रांस। और आज के टाइम में देखें तो टेक्नोलॉजी के रूप में हमसे आगे, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। यूरोप का एक मोस्ट पावरफुल कंट्री है वो। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है,
यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग वाद के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। अगर इस राष्ट्रवाद को इसके दो भाग करें हम लोग, तो एक राष्ट्र और दूसरा वाद। वाद मतलब हम लोग जानते हैं, मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि वाद का अर्थ होता है विचार, और राष्ट्र का मतलब अपना देश। अपने देश के हित से संबंधित जो विचार होता है वो राष्ट्रवाद कहलाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार ये राष्ट्र से संबंधित जो विचार है ये बदलता रहता है। जैसे हमारे देश में जब विदेशी शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय राष्ट्र से संबंधित विचार कुछ और था, और वो ये था कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को, इस विदेशी शक्ति को अपने देश से भगाया जाए। ये उस समय जो विचारधारा थी वो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी। इस समय जो विचारधारा है, अब तो कोई विदेशी शासन नहीं है, लेकिन इन परिस्थितियों में अपने देश को विश्व में कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, किस तरह से विश्व गुरु के पद पर प्रतिस्थापित किया जाए, ये जो विचारधारा है वो राष्ट्रवाद की विचारधारा वर्तमान में। तो इस समय परिस्थिति के अनुसार ये विचार बदलता रहता है, इसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इसका प्रारंभ कैसे हुआ, हम लोगों के ध्यान में आता है कि जब हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, 1789 की जो क्रांति हुई थी, तो उससे समानता, स्वतंत्रता और भातृत्ववाद, ऐसा हम लोगों के पढ़ने में ध्यान में आता है, और वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। और फिर बाद में फ्रांसीसी सेनाएं उस राष्ट्रवाद के विचार को लेकर अन्य देशों में गईं, उन्होंने उसको बहुत तेज़ी के साथ एक्सेप्ट किया, लेकिन उन सेनाओं की या वहाँ पर जो शासन स्थापित किया गया फ्रांस के द्वारा, वो वहाँ के अनुकूल नहीं रहा, इसलिए उन देशों ने फिर से इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। तो खैर वो आगे आएगा, अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत इस चैप्टर में किस तरह से की गई है वो हम लोग देखते हैं। इस बार मैंने एक बुक का PDF नहीं लिया है आप लोगों के लिए, ये कुछ अलग करने की कोशिश की आप लोगों से फ्लो चार्ट के माध्यम से, कि ताकि वो चीज़ हमें आसानी से लर्न हो जाए और समझ में आ जाए। जैसे हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं, तो उसमें एक चित्र बना हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग अपने अपने ध्वज के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर कुछ टूटे फूटे पत्थर के अवशेष, एक मूर्ति है, और आसमान में ऊपर क्रॉस लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा है, और कुछ लोग इधर से उधर आसमान में दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक कल्पना है उस समय के पेंटर की, 1848 की, और उस जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो फ्रांसीसी है, और उसको हम लोग जानते हैं फ्रेडरिक सॉर्यू के नाम से। फ्रांसीसी कलाकार है, और उन्होंने जो कल्पना की उसको नाम दिया जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों। उन्होंने कहा कि सपनों का संसार, जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बनता है। 1848 में उन्होंने अपने चित्रों की एक 4 श्रृंखला प्रस्तुत की, और उसमें दिखाया है कि दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रीय समूह में बटे हुए हैं, जो अलग अलग अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ खड़े हैं। उसमें सबसे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड आगे हैं, और उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, अपना काला, लाल और सुनहरा तिरंगा ले हुए, झंडा थामे हुए, और उसके बाद जो है बाकी सारे देश के लोग अपने अपने ध्वज के साथ दिखाई दे रहे हैं। और एक बहुत ही लंबी लाइन, जो बिल्कुल ना समाप्त होने वाली जो लाइन है, वो दिखाई दे रही है। और ये
फ्रेडरिक सॉर्यू अपने इस चित्र के माध्यम से ये बताना चाहता है कि ऐसा नहीं कि ये विचार एकदम से प्रकट हो गया यूरोप में। ये जो आधुनिक राष्ट्र राज्य की जो कल्पना थी, एक धीरे धीरे लोगों के अंदर इस तरह का विचार प्रस्फुटित हो रहा था, विकसित हो रहा था। उस विचार को उन्होंने अपने कल्पनादर्श के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। हम लोग जानते हैं कि उस समय सारे यूरोप में एक ऐसा शासन था जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं था, यानी एक व्यक्ति का शासन कहा जाए, एक राजा का शासन कहा जाए जो वंशानुगत होता था, जिसको हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं, एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं। और निरंकुशवाद इसीलिए क्योंकि उस राजा पर किसी भी तरह का नियंत्रण किसी का नहीं होता था, यानी सर्वाधिकार, विशेषाधिकार किसका होता था? राजा का होता था। वो स्वतंत्र था कुछ भी करने के लिए। तो इस तरह से सॉर्यू ने अपने इस चित्र के माध्यम से राष्ट्र राज्य की कल्पना को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। एक काफ़ी लंबे समय के पश्चात ये राष्ट्र राज्य की कल्पना का उदय होता है यूरोप में। आखिर ये क्या है राष्ट्र, ये देखते हैं हम लोग। एक अर्नस्ट रेनन हुए, फ्रांसीसी फिलोसोफर, दार्शनिक जिसको बोला जाता है, और उन्होंने राष्ट्र की एक कल्पना प्रस्तुत की। उसको देखते हैं हम लोग, क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हम लोग भी देखते हैं कि हालांकि हमारे यहाँ जो राष्ट्र की कल्पना है वो सनातन है, प्राचीन काल से ही है, लेकिन अगर हम ये एक बीच का कालखंड रहा जब विदेशी शासन हमारे यहाँ स्थापित हुआ, उसके बाद पुनः जो है हमारे लोगों द्वारा एक चुनी हुई सरकार का गठन किया गया। और तो इस विदेशी शासन को हटाने के लिए एक काफ़ी लंबा संघर्ष रहा लोगों का, और त्याग भी रहा और निष्ठा भी रही। तो वो तब जाकर एक राष्ट्र के रूप में वो राज्य निकल कर आता है। रेनन ने इस बात की आलोचना की कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप में एक ही शासन के अंतर्गत अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग जातियों के लोग थे और वो लोग रहते थे। लेकिन वो किस कारण से जुड़े हुए थे? वो केवल राजा के प्रति उनकी निष्ठा थी, इसलिए सब एक माध्यम में जुड़े हुए थे, एक शासन क्षेत्र के अंतर्गत वो रहते थे। वो आगे हमारे ध्यान में आएगा। फिर कहते हैं रेनन कि ये जो राष्ट्र है यह शौर्य, वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव की वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। वास्तविकता ही, यदि हम अपने अतीत को भूल जाएं, हम अपने देश के गौरव को भूल जाएं, हम अपने देश के क्रांतिकारियों को भूल जाएं, हम अपने देश के महापुरुषों को भूल जाएं, हम अपने यहाँ की जो परंपराएं हैं, सनातन परंपराएं, उनको भूल जाएं, तो फिर राष्ट्र का प्रकटीकरण ही संभव नहीं है। और क्या कहते हैं? अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। हम लोग भी कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम शंभु मनांसी जानताम, ठीक है ना? ऐसा एक श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। तो सबकी जब तक एक समान इच्छा नहीं होगी, एक समान संकल्प नहीं होगा, साथ मिलकर चलने का एक विचार नहीं होगा, तब तक वो
राष्ट्र नहीं बन सकता। फिर तो वो अलग अलग छोटे छोटे समूहों में दिखाई देगा। और हम लोग देखते भी हैं, आगे पढ़ेंगे कि जब हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ते हैं, तो उसमें ये सारी बातें जो अर्नस्ट रेनन ने कही थी 1882 में, है ना, वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो राष्ट्र एक, फिर आगे कहते हैं कि राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। किसी न किसी माध्यम से उस क्षेत्र विशेष के लोग यूनिफाइड होते हैं, एक होते हैं, तभी राष्ट्र दिखाई देता है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग एक सूत्र में जुड़े हुए हैं, एक जो कल्पनादर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया इस देश को भारत माता के रूप में, हम लोग ये मानते हैं, हम लोगों की ये मान्यता है कि हम सभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उधर अटक से लेकर कटक तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरा क्षेत्र भले ही विविधतापूर्ण है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग बोलियां, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग जीवन शैली, फिर भी हम लोग किस आधार पर एक हैं? हम सभी इस भारत माता की संतान हैं, इसलिए पूरा देश एक है, हम सभी भारतीय हैं, इस आधार पर हम लोग जुड़े हुए हैं। यही चीज़ अर्नस्ट रेनन ने भी कही है। यूरोप में राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई या पहला प्रकटीकरण हुआ वो 1789 में हुआ। और उस 1789 में हम लोग जानते हैं कि वहाँ की जनता ने, परिस्थितियाँ जो भी रहीं हम लोग जानते हैं, लुई 16 के शासन को उखाड़ फेंका और उसके पश्चात वहाँ पर एक लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार आई। भले ही वो थोड़े दिन रही, लोगों ने उस चुनी हुई सरकार के द्वारा प्रजातंत्र का, गणतंत्र का आनंद लिया और उनके ध्यान में आया कि हाँ, एक राजा के शासन में और एक प्रजातंत्र में, लोगों की चुनी हुई सरकार में क्या अंतर होता है, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। भले ही उसके बाद फिर से एक बार फ्रांस में नेपोलियन का शासन आया, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो इसका राष्ट्रवाद का जो पहला प्रकटीकरण हुआ यूरोप में, वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से हुआ। उसके फ्रांसीसी क्रांति के डीप में हम लोग नहीं जाते हैं। अगला हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, आखिर किस प्रकार से वहाँ के क्रांतिकारियों ने, फ्रांस कोई छोटा सा देश तो है नहीं, और उस समय तो परिस्थितियाँ भी दूसरी थी, तो जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने वो कौन कौन से उपाय किए जिसके द्वारा फ्रांस में रहने वाले सभी लोग अपने को फ्रांसीसी मानने लगे, उनके अंदर एकता की भावना का प्रकटीकरण हुआ और सभी लोगों ने मिलकर उस लुई 16 के शासन को उखाड़ फेंका। तो आइए देखते हैं उन क्रांतिकारियों के द्वारा कुछ कदम उठाए गए। पहला, सबसे महत्वपूर्ण, देश को पितृभूमि कहकर संबोधित किया। जैसे हम लोग अपने देश को मदरलैंड बोलते हैं, मातृभूमि बोलते हैं, वैसे उन्होंने सबसे पहले फादरलैंड, या वहाँ की भाषा में लॉ पैट्री, ये शब्द का प्रयोग किया गया। और इस शब्द में इतना जादू था कि वो सभी लोग आपस में जुड़ते चले गए। जैसे हम लोग भारत माता के शब्द से बहुत ही एक अलग ही तरह की हम लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार होता है, और उस नाते हम सभी लोग जुड़ते चले जाते हैं।
वही जादू वहाँ पितृभूमि के रूप में हुआ और सभी लोग वहाँ के एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए। हम लोग ये देख दूसरा है, फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। हमारे यहाँ भी जब देखते हैं हम लोग कि जब अंग्रेजी शासन से लोहा लेने का कालखंड था, तो उस समय भारतीय ध्वज बनाया गया कि आखिर किस ध्वज के तले हम लोग अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो उसमें कई तरह के झंडे आए और उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहे। पहले एक हमारे यहाँ भी तिरंगा आया, उसमें फिर चरखा आया, फिर बाद में परिवर्तित हुआ। ऐसे ही फ्रांस में भी एक तिरंगा झंडा चुना गया। थर्ड है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा। उसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा, थोड़ा सा अंतर आया। पहले वो सारे नॉमिनेट होते थे, लेकिन यहाँ पर अब चुनाव होने लगा। और उस चुनाव के बाद जो असेंबली बनकर आई, चुनी हुई असेंबली, उसको नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा का नाम दिया गया। और ये थर्ड एस्टेट के कारण हुआ, क्योंकि थर्ड एस्टेट वहाँ पर सबसे अधिक संख्या में थे। तो उन्होंने कहा कि जब ये थर्ड एस्टेट में हमारे प्रतिनिधित्व अधिक हैं, हमारे प्रतिनिधि ज़्यादा हैं, हमारे लोगों के द्वारा इसका चुनाव हो रहा है, तो वास्तव में यही नेशनल असेंबली है, और उसको मान्यता मिली। आगे बढ़ते हैं। नई स्तुतियाँ रची गईं। क्या हुई? नई स्तुतियाँ, शहीदों का गुणगान, ये सब किया गया। इसके करने से लोगों के अंदर एक अलग ही तरह की स्फूर्ति आई और उनको लगा कि नहीं, इस संघर्ष में हमें भी आगे आना चाहिए। जैसे हम लोग भी अपने यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, आदि आदि जब क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं, तो एक अलग ही तरह की चेतना हमारे अंदर जागृत होती है और हम लोगों को लगता है कि नहीं, इन लोगों ने तो देश पर अपने को बलिदान कर दिया, अपने को समर्पित कर दिया। अब इस वर्तमान परिस्थितियों में हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से वहाँ भी शहीदों का गुणगान किया गया, नई नई स्तुतियाँ रची गईं। उसके बाद सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, एकीकृत कानून, सभी, छोटा बड़ा, विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। विशेषाधिकार कोई किसी का नहीं रहा, ठीक है ना। और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया, छोटा बड़ा कोई नहीं, सभी नागरिक। फिर आगे क्या होता है? फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया और एक केंद्रीकृत व्यवस्था लागू की गई, यानी सेंट्रलाइज, पूरे देश की एक सरकार, जैसे हमारे यहाँ है पूरे देश की एक सरकार, जो एनडीए की सरकार काम कर रही है। आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यूरोप में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के शुल्क लिए जाते थे। उससे क्या था कि व्यापार में बहुत कई तरह की बाधाएं थीं। जो कपड़ा नापने की जो इकाई थी, वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती थी। उसके कारण से वास्तव में भिन्नताएं दिखाई देती थीं, लेकिन बाद में इसको एक कर दिया गया। अगला है, भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। तो इस तरह से उन क्रांतिकारियों के द्वारा सामूहिक पहचान की भावना जागृत हो लोगों में, इसलिए ये सारे प्रयास किए गए। तो ये पॉइंट्स भी हैं, इसको पॉइंट्स के रूप में भी ले सकते हैं आप लोग। अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे तो
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आपका आंसर उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि आप पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि फ्रांस में लुई 16 का शासन समाप्त हुआ और वहाँ पर फिर से एक बार गणतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू हुई, लोगों की चुनी गई सरकार। लेकिन उसके बाद फिर से एक बार नेपोलियन का शासन स्थापित हो गया। उस नेपोलियन के द्वारा फ्रांस में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया और उसका प्रभाव जब फ्रांस में दिखाई दिया स्पष्ट रूप से, तो फ्रांसीसी सेनाएं इस विचार को लेकर अन्य देशों में भी गईं। वहाँ पर उनका पहले तो बहुत ही स्वागत किया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका मोह भंग होने लगा और एक बार फिर से वहाँ से ये शासन इस तरह का समाप्त हो गया। तो आखिर क्या परिवर्तन किया नेपोलियन ने कि उसका प्रभाव फ्रांस में तो दिखाई दिया ही, पूरे यूरोप में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा और बहुत तेज़ी से उसका विस्तार हुआ। इसको हम लोग कहते हैं नेपोलियनिक कोड, अर्थात नेपोलियन की विधि संहिता। 1804 में उसके द्वारा बनाई गई। तो उसने जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया, उसका बहुत ही दूरगामी परिणाम दिखाई देता है और आज के समय में भी वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। पहला क्या किया उसने कि जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे वो उसने समाप्त कर दिए, अर्थात कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सबके बराबर के अधिकार। फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो उसमें फ्रांस था जिसके पास विशेषाधिकार थे, उन सबके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, अर्थात समानता, कानून के समक्ष समानता। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लिए कोई भी कानून नहीं था, कोई भी नियम नहीं था, वो कितना भी अपराध करें। सारे जो कानून थे वो थर्ड स्टेट के लिए थे। लेकिन नेपोलियन ने अपने इस विधि संहिता के माध्यम से कानून के समक्ष सभी को बराबर कर दिया। जैसे हमारे यहाँ, हमारे देश में भी ये व्यवस्था है कि यदि कोई मंत्री भी कोई अपराध करता है तो उसको दंडित किया जाता है। वो मंत्री होने के नाते वो छूट जाता है, ऐसा नहीं है। कई बार ये आप लोग देख चुके होंगे, समाचार पत्रों में भी आता है। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी कोर्ट में जाकर जवाब देना पड़ता है, वो जवाबदेह है न्यायपालिका के समक्ष। अगला है संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया उसके द्वारा। लोगों को डर था, जो समृद्धशाली लोग थे, कि हमारी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी, लेकिन उसने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया उसने। पहले के जो प्रशासनिक विभाजन थे वो बहुत ही कठिन थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन उसको उसने बहुत ही सरल बना दिया। सामंतवाद की व्यवस्था उसने समाप्त कर दी। सामंतवादी व्यवस्था, जो लैंडलॉर्ड थे, सामंत थे, वो सारी व्यवस्था उसने समाप्त की। भूदासत्व जागीरदारी शुल्क समाप्त कर दिए। श्रेणी संघों से नियंत्रण हटा लिए गए। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार, ये जो पॉइंट है, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार, इसने फ्रांस को विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हम लोगों के ध्यान में आता है कि जो आज का फ्रांस है, जो हमें दिखाई देता है, उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। यदि ये सारी चीज़ें उस समय से नहीं हुई होती तो शायद आज का फ्रांस इस तरह का दिखाई नहीं देता। तो ये जो नेपोलियन के द्वारा एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया गया, उससे फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में एक
विशेष प्रकार का परिवर्तन देखने में आता है। वो क्या है, वो ध्यान में आएगा हम लोगों के। एक टॉपिक हमने इसमें नहीं दिया है, वो बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन महत्वपूर्ण है। उसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई। जबकि ध्यान में आता है कि जो यूरोप था वो अलग अलग राजशाहियों में, डचियों में, कैंटनों में बटा हुआ था, और उनके शासक भी अलग अलग थे, और उनके सबके अलग अलग अपने निश्चित क्षेत्र थे, स्वायत्त क्षेत्र होते थे। सब कुछ, बहुत कुछ अलग अलग था। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग अलग अलग क्षेत्रों, जनसमूहों को जोड़कर बना था। उसमें कई तरह की भाषाएं बोलने वाले, कई तरह की बोलियां बोलने वाले, और बिल्कुल एक दूसरे के भिन्न, लेकिन जर्मन भाषा बोलने वाले उसमें अधिक थे। ऐसे ही लोम्बार्डी और वेनेशिया के बारे में आता है कि ये इतालवी भाषी प्रांत इसमें शामिल थे। जो हंगरी ऑस्ट्रिया का पार्ट था उसमें 50% ऐसे लोग थे जो मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी जो 50% थे वो अलग अलग बोलियों को बोलते थे। इसी तरह से जो गालिसिया में कुलीन वर्ग था पोलिश भाषा बोलता था, यानी बिल्कुल ही अलग अलग। लेकिन इन इतनी विविधता होने के बाद भी, इतना अंतर होने के बाद भी, आखिर वो कौन सा फैक्टर था जो इनको जोड़े हुए था, और वो था केवल राजा के प्रति उनकी सामूहिक निष्ठा। उसके कारण से ये जुड़े हुए थे। तो आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रवाद का विचार उभर के आ गया। परिस्थितियाँ ऐसी ही थी। एक, हम लोगों ने जब फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, 3 एस्टेट के बारे में, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड और थर्ड। थर्ड में जो थे वो सामान्य वर्ग थे, और बाकी जो दोनों स्टेट में थे, एक में जो राजवंशीय लोग थे, अभिजात्य वर्ग जिसको बुलाया जाता है एरिस्टोक्रेट, और दूसरे में था जो कुलीन वर्ग, सॉरी ये पादरी वर्ग था, है ना। तो लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा एक नया वर्ग निकल के आया, और ये उसके कारण से था कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, हमारा नए नए उद्योग लगे, तो उसके कारण से उद्योगों में काम करने वाले लोगों में से एक नया वर्ग निकल के आता है जिसको हम वाणिज्यिक वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। और बाद में शिक्षित, इसी में से शिक्षित और उदारवादी जो लोग थे, मध्य वर्ग एक निकल के आता है, मिडिल क्लास। उन सब के बीच से इस राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद का विचार निकल के आता है। अगला जो टॉपिक है हमारा, उदारवादी राष्ट्रवाद। उदार, लिबरल, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो लिबरलिज्म लैटिन भाषा का शब्द है, और लिबर का जो बेसिक मीनिंग है वो है आज़ाद। तो इस तरह से उदारवाद का जो मतलब था वो ये था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, जिसको हम लोग 1804 के नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट में भी देखते हैं। अगला क्या है लिबरलिज्म में, उदारवाद में? राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, विधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था, अर्थात प्रजातंत्र का समर्थक था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। अर्थात जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर अलग अलग तरह के जो टैक्स लिए जाते थे, उन टैक्सों को समाप्त करने के पक्ष में था, और बाजारों को नियंत्रण से मुक्त करने के पक्ष में था।
और यही मांग जो थी, जो उदारवादी विचारधारा ने की, वही मांग उस समय उभरते हुए नए वर्ग, जिसको हम मध्य वर्ग कहते हैं, उनकी मांग थी। नेपोलियन ने एक काम और किया था कि उसने 39 राज्यों का एक संगठन बनाया, जिसको महासंघ बोला जाता है। उससे पहले क्या था कि उस जो अलग अलग 39 राज्य थे, उन सब की अपनी अपनी सब कुछ अलग था। मुद्रा अलग थी, उनका नापने का तरीका अलग था, वेट का तरीका अलग था। लेकिन इसके द्वारा जो 39 राज्य संघ बनाया गया, उसमें सब कुछ एक किया गया। और इसमें आता है कि एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क से होकर, नाकों से मतलब ऐसे 11 स्थान थे जहां पर उसको टैक्स देना पड़ता था, और हर बार लगभग 5% उसको टैक्स देना पड़ता था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो व्यापारी तो नहीं देता होगा, वो टैक्स भी सामान्य लोगों से ही निकाला जाता होगा, तो कितनी एक चीज़ कितनी महंगी हो गई। उस समय जो कपड़ा नापने का जो पैमाना था, जिसको एले बोला जाता था, वो भी स्थान स्थान पर अलग अलग था। स्थान स्थान के अनुसार उसकी जो माप थी वो कहीं घट जाती थी, कहीं बढ़ जाती थी। फ्रैंकफर्ट में एक एले कपड़ा जो था 54.7 सेंटीमीटर था, और वही कपड़ा मेज़ में 55.1 सेंटीमीटर था, और जबकि न्यूरेमबर्ग में वही कपड़ा 65.6 सेंटीमीटर था। तो इस तरह से अलग अलग स्थान पर अलग अलग। तो नेपोलियन के द्वारा ये सारा कुछ हटाकर एक कर दिया गया था। बाद में मुद्रा का भी एकीकरण कर दिया गया था, और बाकी सारे मुद्राओं को हटाकर केवल 2 मुद्रा कर दी गई, जो कि पहले 30 थी। रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया गया, और एक जो महत्वपूर्ण काम किया गया 1834 में, कि जो प्रशा देश था उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसने कि जर्मनी के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्रशा अगर नहीं होता उस समय, तो जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ होता। तो उस प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ बनाया गया, जिसको जोल्बेराइन कहा जाता है आज भी। उस जोल्बेराइन शुल्क संघ के द्वारा, और उसमें सभी जर्मन राज्य शामिल हुए, और ये एक कारण बना आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण का। क्योंकि जब सब में एक तरह का सिस्टम लागू हुआ, तो ये सारे जर्मन राज्य एक दूसरे के नज़दीक आए, इनमें इनके जो संबंध थे वो व्यापारिक संबंध बनते चले गए, संबंध घनिष्ठ होते चले गए। और चूंकि ये जर्मन राज्य थे, इसलिए इनके बीच में एक भावात्मक लगाव होता चला गया, जो आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण का एक कारण बना। जोल्बेराइन शुल्क संघ आखिर क्या है? जोल्बेराइन कस्टम्स यूनियन ऐसा आर्थिक क्षेत्र जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। जैसे एक देश के अंदर लोग कहीं से कहीं भी जा सकते हैं बिना बाधा के, एक व्यापारी बिना बाधा के एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर सकता है। वो सारी चीज़ें इस जोल्बेराइन शुल्क संघ के अंतर्गत की गई। 1834 में प्रशा की पहल पर यह बना। इसमें अधिकांश जर्मन राज्यों को सम्मिलित किया गया। इसमें शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया, मुद्रा की संख्या 2 कर दी गई, और इस तरह से आर्थिक राष्ट्रवादी भावनाओं ने व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत कर दिया। यानी आर्थिक एकीकरण हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों का राजनीतिक एकीकरण होता चला गया, जो कि जर्मनी के एकीकरण का एक कारण बना। तो ये था एक जो राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपी उस क्षेत्र में, उसका भी एक ये कारण था, आर्थिक एकीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटी ऑफ वियना। इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, और आता है। वियना कांग्रेस कब हुई, कौन उसका चांसलर था, उसमें क्या क्या चीज़ें तय की गई, ये सारी चीज़ें। 1815 में वियना कांग्रेस की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ये शामिल हुए, और ये वही ताकतें थीं जिन्होंने मिल करके नेपोलियन को पराजित किया था।
यानी फ्रांस को पराजित किया था। जो मेजर कॉज है इस ट्रीटी ऑफ वियना का, वो यही है कि इतना चेंज कर दिया जाए कि इन फ्यूचर जो फ्रांस है वो किसी को भी चैलेंज करने की स्थिति में ना रहे, और यही परिवर्तन इस ट्रीटी ऑफ वियना में किया गया। आइए देखते हैं। ड्यूक मैटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वो इसका अध्यक्ष बना, उसने अध्यक्षता की, और वो ये सबसे बड़ा विरोधी था फ्रांस का। ये कहता है कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। यानी इसके कहने का मतलब ये था कि फ्रांस में अगर कोई छोटी सी भी घटना होती है तो उसका प्रभाव बहुत तेज़ी के साथ पूरे यूरोप पर पड़ता है। इसलिए फ्रांस को ऐसा बना दिया जाए कि वो किसी भी तरह से चैलेंज करने की हिम्मत ही न जुटा सके। तो क्या किया गया? इसका उद्देश्य क्या था? उन सभी बदलावों को समाप्त करना जो युद्ध के दौरान नेपोलियन द्वारा किए गए थे, तथा फ्रांस की शक्तियों को कुचलना। यानी नेपोलियन ने जो भी बदलाव किया था उसको चेंज करना, अर्थात फिर से यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था की स्थापना। फ्रांस में बोर्बो वंश की पुनः स्थापना। फिर इन्होंने क्या किया कि फ्रांस के भौगोलिक मानचित्र को भी परिवर्तित करने की कोशिश की, और किया भी, हालांकि बाद में वो जाकर समाप्त हो गया। फ्रांस की शक्ति को चलने के लिए इस ट्रीटी ऑफ वियना ने क्या किया कि फ्रांस की उत्तरी सीमा पर बेल्जियम के साथ नीदरलैंड को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना दिया, ताकि उत्तर में वो अपना विस्तार ना कर सके। मैंने शुरू में बोला था बेल्जियम और नीदरलैंड सबसे महत्वपूर्ण फुटबॉल टीमें हैं यूरोप की, बिल्कुल पास पास एक दूसरे से मिली हुई हैं। अब अलग अलग देश हैं, लेकिन उस समय 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा उन दोनों को मिलाकर एक शक्तिशाली राज्य फ्रांस के उत्तरी क्षेत्र में स्थापित कर दिया गया। अगला किया गया दक्षिण में। उत्तर में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके, इसके लिए बेल्जियम और नीदरलैंड को मिला के बड़ा राज्य बना दिया गया, और यही काम दक्षिण में किया गया कि वो अपना विस्तार न कर सके। पीडमोंट में जेनोवा को मिला दिया गया, और ऐसा एक बड़ा देश दक्षिण में स्थापित कर दिया गया फ्रांस के। प्रशा जो एक शक्तिशाली देश था उस समय, उसको फ्रांस की जो पश्चिमी क्षेत्र के राज्य थे वो दे दिए गए। ऑस्ट्रिया को इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट था, उत्तरी भाग था, वो दे दिया गया ऑस्ट्रिया को खुश करने के लिए। लेकिन नेपोलियन ने जो 39 जो जर्मन राज्यों को एक किया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, और इसके साथ साथ पोलैंड का जो ईस्टर्न पार्ट था वो रूस को दे दिया गया, रूस को खुश करने के लिए। और इस तरह से इस 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा फ्रांस की शक्तियों को कुचलने का प्रयास किया गया। ये देखिए, इस मैप के माध्यम से थोड़ा हम लोगों को अच्छे समझ में आएगा। ये फ्रांस है, इस फ्रांस के उत्तर में देखिए ये पूरा जो पार्ट है ये दो देशों को मिला के बनाया गया, नीदरलैंड और बेल्जियम। तो ये उत्तर में इसका जो पार्ट है इधर पूर्वी वाला जर्मनी को दिया गया, और दक्षिण में सार्डिनिया पीडमोंट को जिनेवा के साथ मिला दिया गया। तो इस तरह से फ्रांस की शक्तियों को कम करने का प्रयास किया गया। ये इटली का जो उत्तरी भाग है ये ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, ऑस्ट्रिया के साथ मिला दिया गया। ये पोलैंड आप देख ही रहे हैं कि रूस में मिला दिया गया। प्रशिया ये जो दिखाई दे रहा है जो उस समय महत्वपूर्ण राज्य था, शक्तिशाली राज्य, उसको
इधर से पूर्वी क्षेत्र में ला दिया गया। तो इस तरह से परिवर्तन किया गया। यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को बदलने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा, जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ये यूरोपीय शक्तियाँ शामिल थीं, और ये वो शक्तियाँ थीं जिन्होंने नेपोलियन को पराजित किया था। तो इस तरह से इस चैप्टर का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ये जो बाल्कन क्षेत्र है पूरा, इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे, आएगा, लेकिन मैप में मैंने यहाँ दिखाया हुआ ताकि आप लोगों के ध्यान में आ जाए। इस बार मैंने बुक की पीडीएफ नहीं भेजी है, उसको दूसरे तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, पॉइंट्स के माध्यम से, और ये आपको लर्न भी बहुत अच्छी तरह से होगा, समझ भी बहुत अच्छी तरह से आएगा। तो इसको समझने का प्रयास करें। टॉपिक को पॉइंट्स के रूप में अगर आप लोग समझेंगे तो वो बहुत ही इजी वे में आपको लर्न हो जाएगा, उसको आप भूल नहीं सकते। वैसे पैराग्राफ में केवल पढ़ेंगे तो वो आपके ध्यान में नहीं रहने वाला है। तो इसलिए इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद का जो टॉपिक है वो सेकंड पार्ट में आएगा, और इस सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को केवल यूनिफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ। एक आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये भी उसी में आता है। तो और जो बाकी इसके बाद 2-3 टॉपिक बचे हैं, कुछ उसको लेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे थर्ड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में अभी 1-2 दिन के बाद मिलते हैं हम लोग। तब तक इसको आप लोग देखें, और जो समझ में नहीं आता है कमेंट्स करें। सेकंड पार्ट में रहेगा हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये तीनों यूनिफिकेशन रहने वाले हैं विद मैप। मैं आप लोगों के साथ फिर से मिलता हूँ 1-2 दिन के बाद। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।